पड़ोसियों के खानदान का कोई मिलने वाला आ जाए तो आवाज़ों की कैफियत से ही इनके ताल्लुकात का अंदाज़ा लगा लेता हूँ। साहिब खाना का दोस्त जितना दरीना होगा, इनकी बीवी इतना ही ज़्यादा बड़बड़ाती है, चाय देर से भेजती है, खाने की चीज़ों को अलमारी में महफूज रखती है, चायदानी में रंग कम डालती है, दूध भी ठंडा हो जाता है। बीवी के गांव से कोई मेहमान आ जाए तो अलमिया तब्दील हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी मेहमान के सामने बिछ जाते हैं। बड़े इश्तियाक से बच्चों के मामों और खालाओं का हाल पूछते हैं, लेकिन इस सब से बीवी का शौक और मियाँ की मजबूरी छुपी नहीं रहती। ये दोनों तजर्बे मेरे लिए भी बेहद फ़र्द अफजा हैं। इस वक्त हर चीज़, मेरी आंखें नींद से बोझल होती हैं, लेकिन दीवार की किसी झड़ी में से दूसरी तरफ झांकने की बजाय हवा के दोष पर खुद ब खुद मेरी तरफ आने वाली आवाज़ों में जो लुत्फ़ है, इसकी दाद सिर्फ वही शख्स दे सकता है जिसकी दीवार के दूसरी तरफ कोई पड़ोसी मौजूद हो। मैंने दीवार की झड़ी से देखने का तजर्बा किया, लेकिन ये मुझे कतन अच्छा नहीं लगा। हालांकि इसमें सामिया नवाजी के अलावा दीदा नवाजी के मौके भी मौजूद हैं। बज़ाहिर ये ऐसे ही है जैसे आप रेडियो सुनने के बजाय टेलीविज़न देख रहे हों, लेकिन कबाहत यह है कि झांका झांकी के इस अमल में ज़मीर पर हमेशा कचू के लगते हैं और एहसास जुर्म जहन में मुश्किल तौर पर जानशीन हो जाता है। हर वक्त ख़तरा रहता है कि कोई देख ना ले और इस हरकत पर शर्मिंदा ना करे। ज़रा इसी आहट पर रोज़न से आहट कर कर अपने मामूली के काम में मसरूफियत ज़ाहिर करनी पड़ती है। ये सब कुछ इतना मसनूई है कि अगर लंबे अरसे तक इख्तियार कर लिया जाए तो पूरी शख्सियत तबाह हो जाती है। मेरे एक दोस्त आइन काफ ने इससे पहले शौकिया तौर पर कबूल किया, फिर इसे आदत में ढाला और आखिर में इसको अपना पेशा ही बना लिया। चुनाचे इसे मौशे में जहाँ कोई वज़न या कोई चीज़ नज़र आती है तो वो अपनी आँख इस पर चिपसा कर देते हैं। दोस्तों के ड्राइंग रूम, रिश्तेदारों की दीवारों के खाने, अफसरों के दफ्तर, कोई भी इससे महफूज नहीं। मेरा ये दोस्त हर चंद शरीफ शहरी था, लेकिन अब किसी खुफिया तंजीम का एजेंट लगता है। सितम ये करता है कि जो कुछ दीवार की झड़ी और छुपे चोर की तरह देखता है और अगले दिन वो बिलवास्ता तौर पर अखबार में छाप डालता है। इस बदअमली की वजह से सूरत में ऐसी मस्ख हो गई है कि लोग खौफ खाने लगते हैं, डरते रहते हैं कि इनकी कोई बात अखबार में बिलवास्ता या बिला वास्ता ना छप जाए। इस शर से बचने के लिए उन्होंने एक अजीब अंदाज़े वाज़िया किया कि इसके कॉलम की तारीफ इसके मुंह पर करते हैं। मुमकिन है कि आप पड़ोसियों में से भी मेरी अदम मुलाकात को इस दीवार से मंसूब किया जाए, जिसको तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं। आप इसे बेशक मेरी अना समझ ले या मुझे मगरूर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हकीकत ये है कि मैं अब एक बड़े शहर का रहाइश इख्तियार कर चुका हूँ। इस शहर की बुदोबाश के तहजीबी तरीके तब्दील हो गए हैं। जब ये शहर फसील में समेटा हुआ था तो लोग अपनी इनफरादी ज़िंदगी बसर करने के बजाय दूसरों की ज़िंदगियाँ और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारते थे। सब एक दूसरे की खुशी में शामिल होते थे, सब एक दूसरे के गम में शरीक होते थे, दुख बांटते थे और एक शहर एक पूरा ख़ानदान की तरह गुत्ता हुआ मरतूब था। लेकिन अब इस शहर की हदूद से निकल कर किसी और तरह मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब में नहीं, ना उमूदी ना उफ़क़ी अतराफ़ में फैल गया है। इसकी कशिश और इसकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि मुलाकात के मौके इतने ही कम हो गए हैं। अजनबियत का कैंसर पूरे शहर में फैला हुआ है। हर शख्स दूसरे से गाफिल है, अपनी फ़िक्र में मुब्तला अपनी ज़ात को बचा रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि तन्हाई और अजनबियत का ये कैंसर आहिस्ता आहिस्ता उसे चढ़ता जा रहा है। शहर की ये निस्बत मुझे अपना गाँव अब भी एक नेमत नज़र आता है। इसमें जो भी अखुवत है वो शहर में कहाँ। गाड़ी से उतरकर गांव की ज़मीन पर पांव रखते ही धरती आपसे बातें करने लगती है। दरख्तों के पत्ते सरसराते हैं तो यूं लगता है जैसे आप से हम कलाम होकर आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। गांव में अशखास ही नहीं, नबातात, जमादात भी आपकी हयात का खुर्द बन जाते हैं। मुझे छोटी सी नहर के किनारे वो मील का पत्थर कभी नहीं भूला जो तालिबे इल्मी के ज़माने में इम्तिहान के दिनों में मुझे मुताले के लिए अपने पास बुला लिया करता था।
اور پھر ایسی خلوت مہیا کرتا تھا کہ کتاب کا ایک لفظ ذہن میں محفوظ ہوتا چلا جاتا تھا۔ مجھے اگر زندگی میں کچھ کامرانیاں ملی ہیں تو میں اس نہر کے کنارے کا سنگ میل میں شامل ہے۔ بات عملی زندگی میں مجھے ہمیشہ راستہ دفتر ملے، لیکن جو فکر نظر اس سنگ میل کی سے حاصل ہوئی وہ پھر کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ اب ایک عرصے سے میں نے گاؤں چھوڑ رکھا ہے۔ رزق کی تلاش میں مجھے شہر لے جاتی ہے، حتیٰ کہ میں اب سرکاری ملازمت کے ختم ہونے کے بعد بھی اس بڑے شہر میں آ کر آباد ہو گیا ہوں۔ میں نے اس شہر کی جس محلہ نما بستی میں بدوباش اختیار کی ہے، اس سے پرے کئی فیشنیبل آبادیاں بھی ہیں۔ میں نے ہزاروں خوبصورت کوٹھیاں ہیں، ہر کوٹھی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ عمارت کسی شہنشاہ نے اپنی ممتاز محل کے لیے بنائی ہے۔ یہ اطراف جو ہر طرف پھیلے ہوئے سبزہ زار سے ایک دلکش بنگلہ ابھر کر جنت نظیر بن گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کوئی بات بھی کرے تو وہ غلام گردشوں میں ہی گم ہو جاتی ہے۔ میں جب بھی اس طرف سے گزرتا ہوں تو مجھے یہاں تنہائی، ویرانی، خاموشی نظر آتی ہے۔ اس وقت مجھے ایک اینٹ کی وہ دیوار کتنی اچھی لگتی ہے جس کی دوسری طرف ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا جہان آباد ہے۔ اس جہاں کی آوازیں میری اپنی فریکوینسی پر سفر کرتی ہیں، اور جب مجھ تک پہنچتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی انجمن میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ یہاں میرے بہت سے رازدان بھی موجود ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب اجنبیت کا سارا کینسر ختم ہو جاتا ہے، زندگی میں چہل پہل نظر آنے لگتی ہے۔ درمیان کی دیوار موجود ہونے کے باوجود دوسرے گھر کی خوشیاں میرے آنگن میں آ کر چہچہانے لگتی ہیں۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں۔